गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मतलब होता है बहुलक। जैसे कि आपको नाम से लग रहा है पॉलीमर। पॉलीमर का सबसे पहले शाब्दिक अर्थ हम देखेंगे कि पॉलीमर्स होते क्या हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर्स का मतलब होता है पार्ट। तो जिसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीमर्स का आखिर में शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो ये होता क्या है। जैसे हम लिखेंगे पॉली प्लस लिखेंगे यहाँ पर मर। तो पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है पार्ट। तो जिसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। अब बात ये आती है कि पॉलीमर्स हमको क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जैसे देखो पॉलीमर जब हम पढ़ें तो पॉलीमर्स पढ़ने से पहले हम दिमाग में एक स्ट्रेटजी बना लें कि पॉलीमर्स जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे देखिए सबसे पहले पॉलीमर्स को मैं अगर कुछ भागों में बांट दिया जाए, है ना, तो पॉलीमर्स में हम देखेंगे तो पॉलीमर्स में सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे, ओरिजिन के बेसिस पर। तो एक होगा प्राकृतिक बहुलक। मैं पूरे के पूरे लिख देता हूँ क्या क्या चीज़ है। तो पहला होता है प्राकृतिक बहुलक, दूसरा होता है मानव निर्मित बहुलक, मानव निर्मित बहुलक। उसके बाद और अगर देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर अगर छोड़ दिया जाए तो और देखेंगे तो उसके और भी बहुत टाइप थे। जैसे रचना के आधार पर होता है, संश्लेषण के आधार पर होता है ना, जुड़ने के आधार पर होता है। तो बहुलकों को अलग अलग बताया गया है। तो एक देखेंगे आपका होता है योगात्मक बहुलक, योगात्मक बहुलक जिसको हम लोग एडिशन पॉलीमर बोलते हैं। एक आता है आपका संघनन बहुलक, है ना। एक और आता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं रेखीय बहुलक, है ना, रचना के आधार पर रेखीय बहुलक। और एक और है उसके बाद रेखीय बहुलक के बाद आता है आपका रेखीय बहुलक, उसके बाद आता है शाखित बहुलक, शाखित बहुलक। और एक होता है तिर्यक बद्ध बहुलक, ये एक प्रकार है इसका, है ना। उसके बाद आपको देखेंगे एक होता है आपका सम बहुलक, और देखेंगे तो उसको बोलेंगे मिश्रित बहुलक, मिश्रित बहुलक। और प्रकार में क्या आएगा, एक प्रकार में आएगा आपका इलास्टोमर फाइबर, एक आएगा आपका इलास्टोमर, एक और जो क्लासिफिकेशन है इलास्टोमर। उसके बाद आपका आएगा फाइबर जिसको हम तंतु बोलते हैं। और एक आएगा आपका थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक बहुलक। और एक आता है थर्मोसेटिंग बहुलक, थर्मोसेटिंग बहुलक। इन्हीं सभी बहुलकों को हमको डिटेल से पढ़ना है और हर बहुलक के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें खास बात होती हैं। तो मैं पूरे के पूरे जितने भी हमारे पास पॉलीमर्स हैं, जितने भी हमारे पास बहुलक हैं, सब इसी के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो वो क्या क्या है वो हम बारी बारी से एक एक नाम लिखते जाऊंगा, उससे आप उसको नोट कर जाएंगे कि कितने प्रकार के जो बहुलक हैं, है ना, और हमको कौन कौन से बहुलकों को पढ़ना है। तो एक लाइन से मैं अब लिख देता हूँ पूरे लाइन से, ठीक है। एक आता है आपका, सबसे पहले आता है एक बहुलक, उसका नाम होता है पॉलीथीन। दूसरा बहुलक होता है टेफ्लॉन। तीसरा जो बहुलक है उसका नाम होता है पॉलीस्टाइरीन। और एक और बहुलक होता है उसका नाम होता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जितने भी आपके जो बहुलक हैं, ठीक है, ये सब आपके होमोपॉलीमर्स में आते हैं, मतलब सम बहुलक में आते हैं, क्योंकि इनके जो मोनोमर्स है वो सेम टाइप के हैं। और उनका एक पेरेंट्स होता है, उसको आप याद रखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसी CH2 डबल बॉन्ड CH2 से आपके बहुत सारे पॉलीमर्स का निर्माण होने वाला है। आप देखिएगा कि ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है इसका नाम होता है आपका एथिलीन, एथिलीन। अब इससे मैं इन चारों का प्रिपरेशन करूंगा, यही है मेन पेरेंट इसका, ठीक है। अब कैसे, अब ध्यान से देखते बस जाइएगा। अगर मैं लिखूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, बस चेंज करते जाइएगा, तो
ये जो होगा ये पॉलीथीन के निर्माण में काम आएगा। यह आपका पॉलीथीन के निर्माण में काम आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर 2H के जगह में मैं यहाँ पर 2F लिख देता हूँ। मैंने कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया है इसमें। मैंने यहाँ पर जहाँ पर H लिखा था वहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, F लिखा दिया। तो इससे क्या बनेगा, इससे आपका टेफ्लॉन बनेगा। क्या बनेगा, टेफ्लॉन बनेगा। तीसरा जो है, इसी को पेरेंट्स लीजिए, अगर मान लीजिए CH2 लिख दूँ और यहाँ पर फिर CH एक H को हटा करके यहाँ पर मैं अगर मान लीजिए बेंजीन जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर ये बन जाएगा क्या, स्टाइरीन। क्या बनेगा, स्टाइरीन। और बाद में ये जब पॉलीमराइज हो जाएगा तो इससे बनेगा आपका पॉलीस्टाइरीन। उसके बाद हम देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH लिख दूँ और जिस जगह पे मैंने बेंजीन का रिंग बनाया था वहाँ पर Cl लिख दूँ तो ये बन जाएगा वाइनिल क्लोराइड। क्या बनेगा, वाइनिल क्लोराइड। तो इन सभी को जब मैं पॉलीमराइज़ कर दूंगा तो ये क्या बन जाएंगे, पॉलीमर्स बन जाएंगे। तो ये जब पॉलीमराइज़ होंगे तो इनके नाम के शुरू में क्या लग जाएगा, पॉली लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब क्या है, एकलक हैं, मतलब ये सब मोनोमर्स हैं। अब बात ये आती है कि ये एकलक और बहुलक क्या होते हैं। एकलक का अर्थ ये हुआ कि सरल अणु जो होंगे, जो बहुलकों के निर्माण में हम जो सरल अणु लेंगे वो हमारे एकलक कहलाएंगे। और सरल अणुओं से मिलकर जो जटिल आणविक संरचना बनेगी, जो सरल अणुओं से मिल करके जो जटिल आणविक संरचना बनेगी, वो जटिल आणविक संरचना को हम क्या बोलेंगे, बहुलक कहेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि सरल अणु जो पार्टिसिपेट करेंगे, जो भाग लेंगे, वो एकलक कहलाएंगे। और सरल अणुओं से मिल करके जो उच्च आणविक द्रव्यमान वाले बड़े अणु बनेंगे उनका नाम क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। हो गया। और एकलक से बहुलक बनने की जो प्रोसेस होगी, सरल अणुओं से उच्च आणविक द्रव्यमान वाले जो अणु बनेंगे वही हमारे बहुलक कहलाएंगे। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, बहुलीकरण कहेंगे। तो ये आपको 4 नाम सबसे पहले याद रखना है। पॉलीथीन के निर्माण में एक्चुअली ये पॉलीथीन नहीं है, एक्चुअली ये एथिलीन है। ये आपका एथिलीन है। तो एथिलीन से जो पॉलीमराइज करोगे तो क्या बनेगा, आपका पॉलीथीन बनेगा। अब रही बात ये कि हमको कितने प्रकार के बहुलक पढ़ने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको 4 बताया, वैसे ही आपको टोटल हमारे कोर्स में जो है वो लगभग 12 के आसपास पॉलीमर्स पढ़ने हैं। तो मैं इसका सीक्वेंस नाम लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने शुरू में नाम पहला बताया 4 नाम, तो पहला नाम आ जाएगा पॉलीथीन, है ना। दूसरा नाम, जो दूसरा नाम आएगा वो होगा टेफ्लॉन। क्या नाम होगा, टेफ्लॉन। तीसरा नाम आएगा आपका पॉलीस्टाइरीन। और चौथा नाम आपका आएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड या PVC बोलते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। 4 ऐसे हो गए, है ना। और ये सब होमोपॉलीमर्स है, मतलब एक ही प्रकार के मोनोमर से ये बनेंगे। अब मैं 5वां नाम लिखता हूँ। 5वां नाम जो आएगा वो रबड़ के कैटेगरी में आएगा। उसका नाम आ जाएगा आपका ब्यूना एस, ब्यूना एस। 6वां नाम आपका जो आएगा वो नाम होगा आपका ब्यूना एन। 7वां नाम आपका आएगा नायलॉन। 8वां, नायलॉन में कौन सी कैटेगरी, नायलॉन में हमको 3 कैटेगरी पढ़नी है। एक पढ़ना है नायलॉन 6, 8वां में आपको पढ़ना है नायलॉन 6 और 9वां में आपको पढ़ना है नायलॉन 2 और नायलॉन 6 9वां में। 10वां में आपको पढ़ना है टेरिलीन। 11वां आपको पढ़ना है बेटालाइट। 12वां आपको पढ़ना है मेलामाइन। 13वां आपको पढ़ना है PHDB, है ना, PHDB। तो
ये जो मैंने आपको नाम लिखे हैं, इतने पॉलीमर्स हमारे कोर्स में आता है, इतने कोर्स में हमारे हैं, और इन्हीं चीज़ों को हमको यहाँ पर डिटेल से इसका संश्लेषण पढ़ना है और ये देखना है कि कौन किस कैटेगरी में आता है। और जितने भी पॉलीमर्स पढ़ने हैं, सबसे पहले पॉलीमर में इसके मोनोमर्स का नाम, और दूसरा कि उनका संश्लेषण कैसे होते हैं, और सभी के 1 या 2 आपको क्या करने हैं, उपयोग लिखने हैं। अगर 14 का नाम बात करें तो वो प्राकृतिक रबड़ में आ जाएगा, प्राकृतिक रबर। और इसमें आपको प्राकृतिक रबर भी देखना है, इसमें आपको 2 नाम देखेंगे, है ना। प्राकृतिक रबर एक होगा नेचुरल रबर, है ना। प्राकृतिक रबर को ही नेचुरल रबर बोलते हैं, और एक आएगा आपका संश्लेषित रबर। तो इसमें एक पढ़ना है आपको आइसोप्रीन, क्या पढ़ना है, आइसोप्रीन। और एक नाम आपका आता है नियोप्रीन। तो ये इतने सारी चीज़ें हमको डिटेल से एक एक जगह देखनी है। तो हमारे टोटल जो हमारा जो पॉलीमर्स हैं वो इतने ही पॉलीमर्स हैं, और सभी जो कैटेगरी होगी, सबकी जो कैटेगरी होगी, मैंने जैसा कि आपको लिख के बता दिया था कि सबकी कैटेगरी अलग अलग होगी। कैसी कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब क्या है, जो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि प्राकृतिक बहुलक, मानव निर्मित बहुलक, रेखीय बहुलक और क्रियकबद्ध बहुलक, शाखित बहुलक, योगात्मक बहुलक, है ना, योगात्मक बहुलक का संघनन बहुलक, है ना, ये सम बहुलक, मिश्रित बहुलक, इलास्टोमर, फाइबर और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टैटिक। टोटल हमारे पास इतने ही बहुलक हमको पढ़ने हैं। अब हमारा मेन काम क्या है कि इन सभी बहुलकों का हमको क्या देखना है, संश्लेषण क्रमशः देखना है। सभी बहुलकों का क्या देखना है, संश्लेषण, मतलब हर बहुलकों को बनाने की क्या क्या तरीके और क्या क्या उसके मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मान लीजिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कहाँ से, पॉलीथीन से। पॉलीथीन से तो पॉलीथीन जब पढ़ें तो एक साइड में आप कॉलम बना लीजिए, एक साइड में आप कॉलम बना लीजिए। यहाँ पर एक साइड में आप लिखिएगा एकलक, जिससे मतलब बहुलकों का निर्माण करना है, बहुलकों का निर्माण होना है। और दूसरा आप साइड में आप लिखेंगे क्या, बहुलक, पॉलीमर। एक है मोनोमर और दूसरा है आपका पॉलीमर। एक कॉलम बना लीजिएगा और उस कॉलम के हिसाब से हम इसको क्या कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा जैसे आपका एकलक है, जैसे आपका पहला नाम क्या दे दिया मैंने, एथिलीन नाम दे दिया। तो एथिलीन से जो बनेगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा पॉलीथीन। जैसे दूसरा नाम दिया मैंने क्या, एकलक का नाम स्टाइरीन, तो इससे क्या बनेगा, पॉलीस्टाइरीन। तीसरा मैंने नाम दे दिया टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथीन, तो इसका क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका टेफ्लॉन। क्या बनेगा, टेफ्लॉन। चौथा नाम मान लीजिए मैंने दिया वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा पॉली वाइनिल क्लोराइड। शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं इसको, पीवीसी, या इसको हम क्या बोलेंगे, पॉली वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, मैं पांचवें नाम की ओर चलता हूँ। जैसे मुझे मान लीजिए बनाना है ब्यूना एस, है ना, ब्यूना एस बनाना है। तो इसके लिए हम 2 मोनोमर्स लेंगे, अलग अलग टाइप के रहेंगे। एक रहेगा ब्यूटाडाइन प्लस दूसरा नाम रहेगा स्टाइलिन। तो आपको इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, ब्यूना एस बनेगा। छठवां जो नाम मान लीजिए मैंने दिया ब्यूना एन। ब्यूना एन, इसमें क्या लेंगे, इसमें हम लेंगे ब्यूटाडाइन प्लस वाइनिल सनाइड।
वाइनिल साइनाइड को अपन एक्रियोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए 7वें नंबर पे आते हैं। 7वें नंबर मान लीजिए हमको बनाना है टिरिलीन, या इसी का दूसरा नाम होता है डेक्रॉन। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या लेंगे, इसके लिए हम लेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस कैरीथैलिक अम्ल, तो आपका बन जाएगा टेरिलीन या डेक्रॉन। मान लीजिए आपको नेक्स्ट बनाना है, आपको बनाना है नेक्स्ट नाम नायलॉन 6। इसमें क्या लेंगे, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोटम मोनोमर है किसका, नायलॉन 6 का मोनोमर है, एक लक है। उसके बाद आपको 9वां नंबर जैसे मान लीजिए बनाना है, आपको क्या बनाना है, नायलॉन 6 बनाना है। क्या बनाना है, नायलॉन 6, नायलॉन 6। तो आप क्या करेंगे, इसमें लेंगे एथिलीन डाइमीन नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 में टोटल, जैसे नायलॉन 6 है ना, तो उसमें टोटल होंगे कितने कार्बन, 6 कार्बन। तो नायलॉन 6 में कितने होंगे, 12 कार्बन। तो इसमें क्या लेंगे, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक अम्ल। तो इससे क्या बनेगा, नायलॉन 6 बनेगा। तो ये 9 हुए, और भी आगे देखते हैं कि और क्या क्या पॉलीमर्स बन सकते हैं, कि उसके मोनोमर्स क्या क्या होंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन दूसरे की ओर चलते हैं, दूसरे पॉलीमर्स और मोनोमर्स की ओर चलते हैं। तो मैंने अभी जो इंड किया था वो नायलॉन 6 में किया था। अब मान लीजिए हमको बनाना है, टेरिलीन हो गया, नायलॉन 6 हो गया। अब हमको बनाना है मान लीजिए बेकेलाइट। क्या बनाना है, बेकेलाइट। तो बेकेलाइट बनाने के लिए क्या लेंगे, इसके लिए 2 मोनोमर्स चाहिए, एक लग चाहिए, एक हाफ है फिनॉल और दूसरा आपका नाम चाहिए फॉर्म एल्डी हाई। तो फिनॉल और फॉर्मेट का बेकेलाइट बनेगा। उसके बाद मान लीजिए आपको बनाना है मेलामाइन। क्या बनाना है, मेलामाइन। इसमें कौन सा मोनोमर काम आएगा, इसमें फिनॉल तो रहेगा ही, फिनॉल प्लस मेलामाइन रहेगा। तो मेलामाइन नाम का पॉलीमर हमारा बन जाएगा, है ना। उसके बाद आपको बनाना है मान लीजिए नायलॉन 2 नायलॉन 6, है ना। तो इसमें क्या लेंगे, इसमें लेंगे पैरा एमिनो कैप्रोइक एसिड, पैरा एमिनो, है ना, पैरा मतलब ग्लाइसिन और पैरा एमिनो। इसमें क्या लेंगे, इसमें हम लेंगे ग्लाइसिन प्लस कैप्रोइक अम्ल। क्या लेंगे, कैप्रोइक अम्ल। तो हमारा क्या बन जाएगा, नायलॉन 2 नायलॉन 6। और एक और है आपका PHBV। इसके लिए क्या लेंगे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक अम्ल, ये एसिड। तो क्या बन जाएगा हमारा, PHBV। अब 2 और बच जाते हैं। एक बचता है आपका आइसोप्रीन, या इसको पॉली आइसोप्रीन बोलेंगे, ये एक नाम होगा नियोप्रीन। ठीक है, तो 2 नाम बच गए। एक बचा है पॉली आइसोप्रीन, ये देखिए यहाँ से इसका कनेक्शन यहाँ से करता हूँ, मैं यहाँ से करता हूँ। तो पॉली आइसोप्रीन के लिए अपन क्या लेंगे, आइसोप्रीन लेंगे। क्या लेंगे, आइसोप्रीन। और नियोप्रीन के क्या लेंगे, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटा डाई।
तो ये हमारे पूरे के पूरे लगभग कवर हो जाते हैं। क्या कवर हो जाते हैं? हमारे पॉलीमर्स कवर हो जाते हैं। अब पॉलीमर्स जब हम कवर कर लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। सबसे पहले तो इसका संश्लेषण आएगा। क्या आएगा? संश्लेषण। तो संश्लेषण का एक साथ हम एक अलग वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे कि पूरे के पूरे संश्लेषण की। अभी हम देखेंगे कि हमारे पास हमने ये देखा कि हर पॉलीमर्स के टाइप्स बताया था मैंने, जैसे मानव निर्मित बहुलक है ना, उसके बाद प्राकृतिक बहुलक, उसके बाद आपका रेखीय बहुलक, शाखित बहुलक, त्रियकबद्ध बहुलक है ना, और आपका थर्मोप्लास्टिक बहुलक, थर्मोसेटिंग बहुलक, योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक है ना, और सम बहुलक, मिश्रित बहुलक। तो ये किस आधार पर और किस कैटेगरी में आते हैं तो ये हम इसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पहला क्या रहेगा? उत्पत्ति के आधार पर, मतलब जो हमारी उत्पत्ति हुई है बहुलक उसके आधार पर। दूसरा हम देखेंगे किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। कौन सा प्रकार है? संरचना के आधार पर। उसके बाद हम देखेंगे आणविक बलों के आधार पर। किसके आधार पर? आणविक बलों के आधार पर। मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में देखेंगे। किसके बीच में देखेंगे? मॉलिक्यूलर के जो फोर्स होंगे, जो मॉलिक्यूल के जो मेन फोर्स होंगे उसके आधार पर हम देखेंगे कि जो बहुलक होंगे वो कितने प्रकार के होते हैं। और एक और देखेंगे जुड़ने के आधार पर। किसके आधार पर? जुड़ने के आधार पर। जुड़ने के आधार पर का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए जुड़ना किसको बोलेंगे कि आपस में कैसे कोई चीज़ जुड़ेगा है ना। तो जुड़ने के आधार पर अगर हम देखें तो जुड़ने के आधार पर मतलब योग के आधार पर, योग के आधार पर। तो ये जो चार मैंने प्रकार बताए, इन चारों प्रकार में आपके पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन हो जाएंगे और उसी क्लासिफिकेशन के अंदर जो मैंने 12, 14, 15 नाम लिखा था वो आते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर आपके बहुलक दो प्रकार के हो जाएंगे। पहला आपका बहुलक हो जाएगा क्या? प्राकृतिक बहुलक। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक बहुलक, जिसको हम लोग नेचुरल पॉलीमर्स बोलते हैं। और दूसरा आएगा मानव निर्मित बहुलक, या इसको हम संश्लेषित बहुलक भी कहेंगे। तीसरा आएगा संरचना के आधार पर, मतलब स्ट्रक्चर के बेस पर कितने होंगे। तो पहला जो आएगा वो आएगा रेखीय बहुलक, लीनियर पॉलीमर इसको बोलते हैं। दूसरा आएगा आपको शाखित बहुलक। क्या जाएगा? शाखित बहुलक। और तीसरा आएगा त्रियक बद्ध बहुलक है ना, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बोलेंगे जिसको। आणविक संरचना के आधार पर मतलब मॉलिक्यूल का जो फोर्स होगा उस फोर्स के आधार पर क्या होंगे। तो इसमें पहला आता है तंतु है ना, फाइबर। दूसरा आता है आपका इलास्टोमर। तीसरा आएगा थर्मोप्लास्टिक और चौथा आएगा थर्मो सेटिंग। ये चार आएंगे है ना। अब आता है योग के आधार पर, मतलब जुड़ने के आधार पर, जुड़ के आकर कुछ निकलने के आधार पर। तो इसमें एक आएगा आपका योगात्मक बहुलक और दूसरा आपका आएगा संघनन बहुलक। ठीक है। और एक और प्रकार हम उसको बना सकते हैं है ना, एक और अलग से प्रकार बना देंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई पॉलीमर्स हैं, कोई बहुलक है, अगर वो बहुलक एक ही प्रकार के एकलक से मिलकर बना होगा, मतलब उसमें सेम टाइप के मोनोमर्स होंगे तो वो सम बहुलक होंगे। अलग अलग प्रकार के अगर एकलक होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्रित बहुलक कहेंगे। तो ये एक बहुलकों का क्या हो गया? क्लासिफिकेशन हो जाता है ना। अब बहुलकों को हमने इस प्रकार क्या कर दिया? क्लासीफाई कर दिया। अब हम
धीरे धीरे सबको पहचानना सीखेंगे कि किसमें क्या आता है। जैसे मान लीजिए आप प्राकृतिक बहुलक का एग्जाम्पल पकड़ते हैं, आप पकड़ते हैं किसका एग्जाम्पल, आपने पकड़ लिया प्राकृतिक बहुलक का एग्जाम्पल पकड़ लिया। तो प्राकृतिक बहुलक कैसे पता लगाएगा, तो प्राकृतिक बहुलक का मतलब है जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, है ना, जैसे आपका जो प्रोटीन हो गए, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके प्राकृतिक बहुलक हैं। मानव निर्मित बहुलक में क्या आएगा, जैसे ब्यूना एस रबड़ हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, ये सब क्या है, ये मानव के द्वारा बनाए गए बहुलक है, मतलब मनुष्यों के द्वारा लैब में जो बनाए जाते हैं वो बहुलक है। उसके बाद रेखीय बहुलक क्या होते हैं, रेखीय बहुलक का मतलब होता है जिसमें एकलकों की जो इकाइयाँ होती हैं, मतलब जो मोनोमर्स होते हैं जिससे कि पॉलीमर्स बनना है, वो पूरे के पूरे मोनोमर्स जो हैं, एकलक जो हैं, वो एक सरल रेखा में व्यवस्थित रहते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेखीय बहुलक। शाखित बहुलक में क्या होता है, शाखित बहुलक में होता ये है कि सबसे पहले एकलकों की एक मेन श्रृंखला होती है और उस मेन श्रृंखला से बहुत सारी श्रृंखलाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें कैसे पकड़ेंगे कि सिखाएं कैसे निकलेंगी, तो जो आपके ग्लाइकोजन होंगे, जो लो डेंसिटी के पॉलीथीन्स होंगे, वो आपके किस में आ जाएंगे, ब्रांच में आ जाएंगे। त्रियक बहुलक किसे बोलते हैं, जिसमें कि एक नेटवर्क बनेगा, 3D का नेटवर्क बनेगा, जैसे कि बैकलाइट में बनने वाला है। तो ये सब आते हैं किसमें, त्रियकबद्ध बहुलक में। उसके बाद आता है तंतु, किसको बोलते हैं, तंतु का हिंदी में मतलब क्या होता है, तंतु मतलब होते हैं फाइबर्स, ठीक है, जो फाइबर टाइप के होते हैं, मतलब ऐसे बहुलक जिनकी संरचना कैसी होती है, फाइबर के समान होती है, ऐसे बहुलकों को हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। और दूसरा आता है क्या, इलास्टोमर। तो इलास्टोमर का मतलब जिसमें लचीलापन का गुण होता है, ऐसे बहुलकों को हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स के नाम से जानते हैं। तीसरा आता है थर्मोप्लास्टिक बहुलक। तो थर्मोप्लास्टिक बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जिनको गर्म करने पर ये पिघलना शुरू कर जाते हैं, जैसे पॉलीथीन वगैरह हो गए। उसके बाद थर्मोसेटिंग बहुलक क्या होते हैं, तो थर्मोसेटिंग बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जिनको गर्म करने के पश्चात ये पिघलते नहीं है बल्कि ये जल जाते हैं। उसके बाद आता है योगात्मक बहुलक। क्या है, योगात्मक बहुलक ऐसे बहुलक कहते हैं जिसमें कि दो एकलक आपस में मिलते हैं और मिल करके बहुलक बनाते हैं, इसमें कुछ निकलता नहीं है, कुछ एलिमिनेशन नहीं होता है। लेकिन जो संघनन बहुलक होते हैं, तो दो एकलकों को जब आपस से मिलाते हैं तो मिलने के बाद जब इसमें से पानी का अणु, है ना, एल्कोहल वगैरह निकल जाते हैं, तो ऐसे बहुलकों को हम क्या बोलते हैं, संघनन बहुलक। जैसे कि मैंने आपको एक अलग प्रकार बताया था कि सम बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जो एक ही प्रकार के एकलक से बनते हैं, और मिश्रित बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जो अलग अलग प्रकार के एकलकों से मिलते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछते हैं, जैसे कि पूछा जाएगा कि बताइए कि ये किस कैटेगरी में आता है, कौन सा कैटेगरी में आता है, तो आपको कैटेगरी को इसी आधार पर क्या करना है, पहचानना है। तो सबसे पहले इसके अलावा एक और टॉपिक है जो हमारा कवर करता है इस चैप्टर में, वो आपका कवर करता है क्या, वल्कलाइजेशन ऑफ रबर, मतलब रबर का जो वल्कलीकरण होता है वो क्या होता है। तो देखो, रबर का वल्कलीकरण का मतलब होता है जो हमारा प्राकृतिक रबर हमको जो मिलेगा, जो हमारे पास नेचुरल रबर रहेगा, उस रबर में वो सब प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है जो एक रबर में होनी चाहिए। मतलब उसमें लचीलापन नहीं होता, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, उसमें खिंचाव नहीं होता है, इलास्टिसिटी नहीं होती है ना। तो ये सभी प्रॉपर्टी के लिए अपन क्या करते हैं, ऐसे प्राकृतिक बहुलकों को हम प्रयोगशाला में ले जाते हैं, और प्रयोगशाला में ले जाने के बाद उसमें हम सल्फर ऐड करते हैं। तो सल्फर ऐड करने के पश्चात उस रबर में, जो कि प्राकृतिक रबर है, उसमें वो सभी गुण आ जाते हैं जो कि एक रबर में होने चाहिए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, रबर का वल्कलीकरण। और रबर का जो वल्कलीकरण होता है वो प्राकृतिक बहुलक में होता है, और प्राकृतिक बहुलक को हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन कहते हैं। प्राकृतिक बहुलक का मतलब ही क्या हो गया, आइसोप्रीन। तो प्राकृतिक बहुलक लेना है और उसमें सल्फर ऐड करना है, तो उसमें, उस प्राकृतिक बहुलक में ऐसे ऐसे गुण आ जाएंगे जो वास्तव में एक रबर में होने चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रबर का वल्कलीकरण। एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछेगा, वो ये पूछेगा कि जब हम बहुलीकरण करते हैं तो बहुलीकरण की जो क्रियाविधि होती है वो किस प्रकार होती है। तो स्टूडेंट्स, जो बहुलीकरण होता है और उसकी जो क्रियाविधि होती है वो कैटायनिक भी हो सकती है, एनायनिक भी हो सकती है, और मुक्त मूलक के द्वारा भी हो सकती है। तो हमारे कोर्स में जो हमारा क्वेश्चंस आएगा वो ज़्यादातर मुक्त मूलक बहुलीकरण से संबंधित आता है। तो मुक्त मूलक बहुलीकरण का मतलब ये हो गया कि जिसमें एक रेडिकल के माध्यम से आपका
रबर का निर्माण करना है। जैसे आपको मैं बेंजोइल परऑक्साइड दूंगा और बेंजोइल परऑक्साइड के साथ आपको कोई भी एल्कीन मिल जाएगा, तो उसी बेंजोइल परऑक्साइड से आपको एल्कीन की क्रिया करके आपको 3 स्टेप्स के द्वारा, एक होता है चैन का प्रारंभन, है ना, एक होता है प्रोपागेशन, मतलब एक होता है शुरुआत करना जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन, मतलब प्रारंभन, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं संचरण जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोपागेशन, और लास्ट में आता है आपका टर्मिनेशन। जब टर्मिनेशन हो जाता है तो हमारा बहुलकों की जो क्रियाविधि होती है मुक्त मूलक की वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये था कि थ्योरी वाला पार्ट जो हमको थ्योरी में कवर करना है। और जब रबर का निर्माण होगा, जब हम बहुलीकरण करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे बॉन्ड्स आएंगे, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, है ना, बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतर आणविक बंध, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। तो ये था आज का जो पॉलीमर का कॉन्सेप्ट था। तो ये तो थ्योरी वाला पार्ट था। अभी मेरी जो अगली वीडियो आएगी उस वीडियो में मैं आपको पूरे के पूरे 12 से 13 या 14 जितने भी पॉलीमर्स हैं उन पॉलीमर का संश्लेषण और उन संश्लेषण के आधार पर उनका उपयोग कैसे करना है, मतलब ये पॉलीमर हमारे दैनिक जीवन में हमें किस प्रकार लाभान्वित करते हैं और हमारा दैनिक जीवन में इन पॉलीमर्स का क्या यूज़ है, ये आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।